शिखा को अपने सीने से लगाकर सारी रात उसे सोने ना दिया, क्योंकि उसके प्यार में जितनी रातें जागा था मैं वह सब वसूल करना चाहता था, और वह हर एक पल जो उसके बगैर बिताए थे वे सब उसके साथ शेयर करना चाहता था। वह भी मुझसे लिपट कर दूर जाने को तैयार नहीं थी। हर पल उसका दिल बेकाबू हो रहा था। मेरी और उसकी सांसों का मिलन हो रहा था। इतने में सुबह 8 बजे ऋषभ रोने लगा। शिखा उठकर ऋषभ को संभालने लगी और मैं फोन पर लग गया। पहला फोन तो मैंने अपने ऑफिस में किया और कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, वह भी अर्जेंट में। दूसरा फोन मैंने अपनी सास को मिलाया था। उनसे कहा था कि आप ऋषभ को 1 हफ्ते के लिए अपने पास रख लें। मैं और शिखा किसी जरूरी काम से गाँव जा रहे हैं और मैं शिखा को लेकर शिमला की ठंडी हवाओं में निकल पड़ा। वहाँ पर न दिन हुई न रात हुई, बस एक दूसरे के साथ पूरी रात पूरा दिन प्यार ही प्यार हुआ। शिमला से जब घर वापस आ रहे थे, प्लेन में थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई और वे सारे बीते हुए कल मेरे सामने आ गए। मैंने ऋषभ को दूध पिला दिया, लेकिन वह मेरी गोद का आदी नहीं था, इसलिए रोए जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान शिखा की तरफ था। पता नहीं क्या फैसला करेगी शिखा, यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रात के 3 बजे मेरे मोबाइल पर कॉल आई थी। मैंने नींद में ही फोन उठाया था तो उस तरफ से आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कॉल काट कर दोबारा कॉल बैक किया तो सामने स्क्रीन पर नंबर देखा तो शिखा का था। मैंने कहा फोन क्यों किया था? मुझसे कहने लगी ऋषभ कैसा है? मैंने कहा मेरा बेटा है, ये तो मेरी समस्या है। वह आगे से कहने लगी मैंने ऋषि को मना कर दिया है, आप कल ही मुझसे शादी कर सकते हैं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया था और मेरी तो जैसे नींद उड़ चुकी थी। शायद उसे मेरी मोहब्बत पसंद आ गई थी, इसलिए वो मुझे मिल रही थी, क्योंकि मैंने पिंकी से कभी नाइंसाफी नहीं की थी। मैं अपनी जिंदगी इतनी ही लिखवा कर आई थी। फिलहाल शादी का जोड़ा मैंने उसके घर भिजवा दिया था। शाम के 8 बजे मैं उसके घर पहुंच गया। उसके माँ बाप और बस थोड़े ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। बड़ी साधारण तरीके से मेरी शादी उसके साथ हो गई थी और थोड़ी बहुत रस्मों को पूरा होते ही वो मेरे साथ विदा होकर आ गई थी। मैंने सोच लिया था इसे इतनी मोहब्बत दूंगा, इस बात को भूल जाएगी। गाड़ी में बैठते ही ऋषभ को मेरी गोद से ले लिया था और उसे सीने से लगाकर चूमने लगी थी, प्यार करने लगी थी। वह भी उसकी गोद में जाकर बड़ी आराम से सो गया था। पूरे रास्ते ना तो मैंने उससे कोई बात की थी और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा था। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर रही थी जब वह उस कमरे के अंदर चली गई जहां पहले आकर रहा करती थी, और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं हल्का सा दरवाजे को नॉक किया। अंदर से आवाज आई थी, मैं सिर्फ ऋषभ की माँ बनकर यहाँ पर आई हूँ, आपकी पत्नी बनकर नहीं। बड़े तेज आवाज से उसने ये कहा था, शायद बहुत गुस्से में भी थी। मैंने अपने दिल की बेताबियों को खुद ही समेटा था और चुप से अपने कमरे में आकर बैठ गया। यही सोचा कि कब तक मुझसे नाराज रहेगी, एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी। मैं उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी। सुबह मेरी आंख खुली, मैं कमरे से बाहर आया था। वह अपने लिए नाश्ता बना रही थी। ऋषभ को भी गोद में पकड़ रखा था। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, तुम आराम से नाश्ता बना लो। कहने लगी जी नहीं, आदत है ऋषभ को पकड़कर काम करने की। कुछ देर में वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वह रो रो कर अपनी आंखों का बुरा हाल कर चुकी थी। तकलीफ मुझे इस बात की ज्यादा हुई कि ये आंसू उसने जरूर ऋषि के लिए बहाए थे। मैंने कहा मेरे लिए फ्राई अंडा बना देना। कहने लगी मैं आपके लिए यहाँ नहीं आई हूँ और मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं किचन से बाहर जाने का सोच रहा था, लेकिन मैं वहाँ खड़ा हो गया, अपने लिए नाश्ता बनाया और लाकर बैठ गया जहाँ वो पहले से बैठी नाश्ता कर रही थी। ऋषभ शायद दूध पीकर सो चुका था, क्योंकि वह अकेली ही बैठी थी। मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और मेरे पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली थी और दूसरे हाथ से नाश्ता करने लगा। कहने लगी मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप एक हाथ से नाश्ता करता रहा। अपना हाथ मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन मेरे हाथ की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। कहने लगी अमित, आपको समझ नहीं आता, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मैंने हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा था, साथ निभाने के लिए थामा है। मैंने चाय का आखिरी चुस्की लिया और कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। वह बार बार मुझे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमरा बंद किया और कुंडी लगा दी। शिखा कहने लगी समझ नहीं आता आपको? मैंने कहा ना कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं सिर्फ यहाँ पर ऋषभ की माँ बनकर आई हूँ। मैंने कहा लेकिन मुझे अपने बच्चों की माँ के साथ साथ पत्नी भी तो चाहिए।
कहने लगी, मुझे आप जैसे खुदगर्ज इंसान से नफरत है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मोहब्बत भी हो जाएगी। ये कहकर मैं उसे बेड तक ले आया। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा मत कीजिएगा। मैंने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें यहाँ अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, इसलिए वह सब कुछ करूँगा जो मेरा कर्तव्य है। उससे पहले कि मैं अपने होश आवाज को खो बैठता और आगे बढ़ता, वह कहने लगी, आपने मेरे साथ कोई भी अगर जबरदस्ती की तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी अमित। मैं खुद आग लगा लूंगी, खुद को मार डालूंगी। उस टाइम वो बहुत गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। वह रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। शायद ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था। उसके बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसे कुछ भी नहीं कहता था, नाश्ता भी खुद बना लेता था। रात को अपना खाना भी अपने साथ लेकर आता था, क्योंकि मैं जानता था वो मुझे खाना बनाकर नहीं देगी। अब तो 2 महीने बीत चुके थे, मैंने उससे बात तक नहीं की थी। उससे ये हुआ था, शायद उसे ये तसल्ली हो गई थी कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे इनविटेशन मिला था कि सब लोग प्लीज अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक होटल में डिनर करवाना चाहते थे। जब मैं घर आया तो शिखा खाना खा रही थी। मैंने उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उसके माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने कहा कि देखो, तुम जैसा चाहती हो ऐसी जिंदगी बिता सकती हो। अब तक तुम अपने मन से ही सब कुछ कर रही हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। घर में हम चाहे जैसे मर्जी रहें, दुनिया के सामने कुछ रिश्ते की अहमियत को निभानी होगी। मेरी कंपनी से मुझे इनविटेशन मिला है और वह भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जाना है, तो कल तुम तैयार हो जाना। मेरे कंपनी के एक होटल में पार्टी रखी गई है और सब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे, इसलिए ऋषभ को भी तैयार कर देना। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी इज्जत मेरे दोस्तों के सामने बाकी रहने दोगी। मेरी बात उसने चुप्पी से खाना खाते खाते सुन ली थी। मैं उठकर कमरे में चला गया। अपना लाया हुआ खाना प्लेट में डालकर खा रहा था। वह किचन में अपने खाली बर्तन सिंक में रखकर कहने लगी, मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर कहने लगी, खाना फ्रिज में रखा होता है, आप चाहे तो वह खाना भी खा सकते हो। ये कहकर शिखा किचन से बाहर जा चुकी थी। उसकी बस इतनी सी बात मुझे ढेर सारी खुशियां दे गई थी। कम से कम उसे इतना तो ख्याल था। अगले दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो वह सही में तैयार थी, भला खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने उसे नजर भरकर भी नहीं देखा, क्योंकि वो मेरी नजरों से चिढ़ने लगी थी। ऋषभ भी तैयार था। मैंने ऋषभ को गोद में ले लिया, प्यार किया। मैं खुद तैयार होने चला गया। सबके सामने उसने जरा भी महसूस नहीं करवाया था कि उसके और मेरे बीच कड़वाहट है। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही हो। वापसी पर एक सुनसान रास्ते में जाकर मेरी गाड़ी खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर गाड़ी को मुसीबत क्या हुई है। मैं गाड़ी के नीचे उतर गया, उसका बोनेट खोल दिया, देखने लगा आखिर इस गाड़ी को क्या हुआ है। शायद बहुत ज्यादा हीट हो गई थी। जैसे ही मैंने पानी डालने के लिए डिग्गी खोली तो वह भी खाली थी और मुझे यहाँ आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। मैंने शिखा से कहा कि तुम गाड़ी को लॉक करके रखना, मैं बस 10 मिनट के अंदर कहीं से पानी की बोतल भरकर आता हूँ। कहने लगी, ठीक है। ऋषभ सो चुका था और उसी के गोद में सो रहा था। गाड़ी में मैंने खुद लॉक की और पानी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूरी पर मुझे एक डिब्बा सा नजर आया, जहाँ से मैं पानी की बोतल भरी और वापस गाड़ी की तरफ आने लगा। जैसे ही मुझे अपनी गाड़ी नजर आने लगी, सामने से शिखा ऋषभ को लेकर भागती हुई नजर आई, जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसके पीछे कुछ लफंगे और चोर टाइप के लड़के लगे हुए थे। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने बोतल एक तरफ फेंक दी और उसकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उस तक पहुंच गया था। उसने गोद में ऋषभ को लिया हुआ था और भागे जा रही थी। मुझे सामने पाकर मेरे सीने से चिपक गई थी। कहने लगी, अमित अमित, ये लोग गाड़ी की खिड़की तोड़ चुके हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और वे शायद चोर और लफंगे थे। वह आगे बढ़ने लगे और कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक लड़का कहने लगा, ये साली अगर भागती नहीं तो अब तक अपना काम कर चुके होते। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं उनकी तरफ तेज रफ्तार से भागा और उनके मुंह पर तमाचे ही तमाचे लगाने लगा। वे लफंगे भी कुछ हट्टे कट्टे थे, उन लोगों ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया था। अगर मैं उनके पेट में या कमर पर वार करता उन्हें कोई भी फर्क न पड़ता, मगर मुंह पर मार खाने की वजह से वे लोग बौखला से गए थे। मैं उनमें से एक को नीचे जमीन पर गिराकर उसके मुंह पर मुक्के ही मुक्के मारे जा रहा था। उसका पूरा मुंह जख्मी कर दिया था। दूसरा आदमी मुझे खींचकर अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जमीन से पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया। वे दोनों ही भाग गए थे। मैं खुद भी जख्मी हो चुका था।
मेरे हाथ मुक्के मारने की वजह से जख्मी हो चुके थे। उन लोगों ने भी मुझ पर जवाबी हमला किया था, इसलिए मैं जख्मी हो चुका था। जब मैं वापस शिखा के पास आया था, उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये कहकर साइड में गिरा हुआ पानी का बोतल उठाया और उसका हाथ पकड़े उसको गाड़ी में गेट खोलकर उसे बैठने के लिए कहा। और फिर मैंने बोनट में पानी डालकर पूरा रास्ता बिल्कुल चुप्पी के साथ बिताई थी। लेकिन मैंने ये महसूस किया वह बार बार मुझे देख रही थी। जब मैं घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। साइड टेबल के दराज खोल खोल कर देखने लगा, शायद मुझे मेडिसिन बॉक्स मिल जाए। इन सब चीज़ों का ख्याल सिर्फ पिंकी ही रखती थी। मुझे तो सामने रखा हुआ कभी पर्स घड़ी नजर भी नहीं आता था। सामने सब कुछ रखा होता था और मैं पिंकी पिंकी शोर मचाता रहता था। वह कहती थी, क्या हो गया अमित? मैंने कहा, यार मेरी घड़ी और पर्स कहाँ रख दिया तुमने? मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। अमित, वो क्या है? सामने रखा हुआ है। पर्स और घड़ी हाथ में पकड़ाकर मुझे घूर कर देखने लगती और मैं अपना सर झुकाकर मुस्कुराने लगता। मैं कहता, अच्छा यही था? पता नहीं मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा था। वह मेरे गले में अपने दोनों हाथों को डाल देती थी और कहने लगती, सच सच बताना, बार बार मुझे बुलाने और देखने का बहाना ढूंढते रहते हो ना? पिंकी की बातें इस वक्त मुझे किसी ठंडी हवा की तरह महसूस हो रही थी। वो बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे। मैं हमेशा उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दिया करता था। बेशक ये दिल पर जोर किसी का नहीं होता, ये शिखा के नाम पर धड़कता था, लेकिन कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया था मैं उसे मोहब्बत नहीं करता। मैं उसे यही कहता था कि तुम सामने रहती हो तो मुझे हर चीज़ नजर आ जाती है, तुम दूर चली जाती हो तो सब चीज़ आंखों से ओझल हो जाती है। बस तुम मेरे सामने रहा करो। मेरी बात पर वो खुश होने लगती थी। उस टाइम भी बेहद परेशान था क्योंकि मुझे मेडिसिन बॉक्स नहीं मिल रहा था। मेरे होठों के किनारों से खून बह रहा था, माथे पर भी चोट लगी हुई थी। सारे कमरों के दराज मैंने छान मारे थे, पता नहीं कहाँ था। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। सामने शिखा खड़ी थी। उसे देखकर मैंने नजरों का रुख बदल लिया। यूं सारे दराज खोल खोल कर कुछ ढूंढते हुए पाया तो कहने लगी, क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, मेडिसिन बॉक्स ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं पिंकी ने कहाँ रख दिया है। उसने ड्रेसिंग टेबल के सबसे आखिरी दराज खोलकर मेडिसिन बॉक्स निकालकर मेरे सामने रख दिया। खुद बेड के किनारे पर बैठ गई। मैंने कहा, ओह शिट, यहाँ रखा था। 3 बार तो वह वाली दराज मैंने खुद खोल कर देखा था, मुझे तो नजर नहीं आया। उससे पहले कि मैं मेडिसिन बॉक्स खोलता, शिखा खोल चुकी थी और डिटॉल निकालकर मेरे चेहरे से खून साफ करने लगी। हैरानी उस वक्त हुई पर मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। कहने लगी, आपने इतना क्यों मारा उन लोगों को? मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में बकवास किया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन्हें जान से ही मार डालता। ये शब्द मैंने गुस्से से ही बोला था। मेरे मुंह पर दवा लगाकर वह जा चुकी थी उसके बाद, और वह खाने पर रात को मेरा इंतजार करती थी। जब मैं आता तब खाना टेबल पर लगा होता था। मेरे लिए तो ये मेहरबानी थी उसके बाद के वो बदलने लगती। लेकिन एक दिन जब मैं ड्यूटी से घर आया, वह रो रही थी। कमरे से उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं भागकर उसके कमरे में आया, उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ ऋषभ सो रहा था। शिखा मेरे कमरे में मेरी पुरानी डायरी देखे जा रही थी। वह डायरी भी जो मैंने शिखा से मोहब्बत के बारे में एक एक बात लिखी थी। शिखा के लिए मैं क्या महसूस करता हूँ, मैंने अपने पूरे जज्बात उस डायरी में लिख दिया था। डायरी में मैंने शिखा की तस्वीर बनाई थी। लेकिन ये सब बातें उस टाइम की थी जब पिंकी मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। उसके बाद तो मैंने डायरी को लॉक करके रख दिया था। पिंकी ने भी कभी देखने की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं उसे कहाँ से मिल गई थी। मुझे देखकर वे नफरत से उठी और मेरे पास आकर मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे झकझोर कर रख दिया था। कहने लगी, मुझे नहीं पता था आप इस तरह के घटिया इंसान हो सकते हैं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? वह कहने लगी, आप मुझ पर गंदी नजर रखते थे, आपको शर्म नहीं आती थी? मैं आपको अपना बहनोई भाई समान समझती थी। मुझे कहने लगी, क्या सच में आपने ऋषभ के खातिर कदम उठाया है? आपको पिंकी दीदी से मोहब्बत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कोई सौतेली माँ आए, आपके बेटे के साथ कोई अत्याचार करे? लेकिन मैं गलत थी। आपने तो अपनी पत्नी के होते हुए मुझ पर गंदी नजर रखी थी। आपकी हर सोच को मैं पढ़ चुकी हूँ। आप मेरी तस्वीर बनाते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब करते हुए मैंने कहा, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, मैं समझ गई, जरूर मेरी बहन को मरवाने में भी आपका ही हाथ होगा। पिंकी दीदी को मारने की कोशिश की होगी। पहले से बिल्कुल स्वस्थ थी और जब मैं यहाँ पर आई थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कोई बीमारी भी नहीं था। जरूर आपने ही उन्हें कुछ ऐसा वैसा किया होगा जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम वो मर गई थी। आप मुझसे शादी करना चाहते थे,
आपको मुझे पाने की हवस थी। पिंकी दीदी आपके लिए एक दीवार थी, इसलिए आपने ये सब किया। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें मार डाला। मुझे उसकी बात पर इस तरह गुस्सा आया। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा, बहुत हो चुका शिखा। तुम सच जानती हो ना जानना चाहती हो, इसलिए तुम्हारा जो चीज आता है सोचती रहो। तुम्हें बार बार वजह कभी नहीं बताऊंगा। ये डायरी तुमने पढ़ ली, उस पर डाली हुई तारीख भी पढ़ लेती तो यूं मुझ पर इल्जाम न लगाती। मैंने तुमसे उस टाइम मोहब्बत की थी जब पिंकी मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। मुझे ये बताओ, क्या तुम हमारी शादी के बाद दोस्तों के साथ शिमला गई थी? कब गई थी? जब मेरा पिंकी से रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। मुझे तो शादी पर पता चला जिस लड़की से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ वो मेरी पत्नी की बहन है, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी पिंकी के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। तुमसे दूर रहने की मैं हर मुमकिन कोशिश करता था, तभी मैं पिंकी को कभी लेने या छोड़ने नहीं आया। तुम्हारी माँ के बुलाने पर या किसी दावत में तुम्हारे घर नहीं आता था। तुम जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं तुमसे बात तक नहीं करता था। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रिश्तों का आदर और सम्मान मौजूद था। कभी पिंकी ने तुमसे मेरी शिकायत की? कभी कहा कि मैं उसके साथ बुरा व्यवहार रखता था? मेरे दिल पर मेरा जोर नहीं था, वह अलग बात है, लेकिन पिंकी से मैंने अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। और मैंने शादी तुमसे इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे पर कोई सौतेली माँ आए। मगर तुम पिछले 3 महीने से मेरे घर में मेरी पत्नी की हैसियत से रह रहे हो। मैंने एक बार के अलावा तुम्हें दोबारा कभी छूने की कोशिश नहीं की। एक बार शादी हो गई और मैं पीछे हट गया, वरना मुझे कौन रोक सकता था शिखा? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मैं जो चाहता हूँ तुम्हारे साथ कर सकता था। तुम मेरे साथ क्या कर लोगी? लेकिन मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, ना बन सकता हूँ। मेरी गलती बस ये है कि मुझे पिंकी से पहले तुमसे मोहब्बत हो गई थी। काश कि मैंने तुम्हें देखा ही ना होता, क्योंकि पिंकी तुमसे ज्यादा अच्छी थी। मेरी मोहब्बत पर उसने आज तक शक नहीं किया, न मेरे किरदार पर शक किया था। अब एहसास हो रहा है वो मेरे लिए क्या थी। तुम्हें इस बात का अफसोस है ना कि मेरी वजह से तुम्हारा ऋषि तुमसे दूर हो गया है? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, चली जाओ अपने ऋषि के पास। ये कहकर मैंने उसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। मुझे आज पिंकी बहुत याद आ रही थी। मेरी पत्नी होने के साथ साथ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसके गले लगकर मैं अपना हर सुख दुख बांट लेता था, लेकिन भूल जाता। मेरे कमरे में अभी भी मेरी पिंकी की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। मैं उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, पिंकी क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर? एक तुम ही थी जो मुझे समझती थी। तुम्हारे साथ मैं अपनी हर बात बेझिझक कर लिया करता था, रो लिया करता था। तुम ही थी जो मेरे आंसू को साफ करती थी। काश कि मेरे दिल ने मुझसे बेवफाई ना की होती, शिखा के बजाय तुम्हें चाहा होता। मैं उसकी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रहा था। थक चुका था, टूट भी चुका था। अब मैं सोच लिया था, अब ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभाऊंगा। अगले दिन मैं कुछ देर से उठा। सुबह छुट्टी थी और आधी से ज्यादा रोकर बिताई थी। अपना नाश्ता बनाने के लिए जब किचन में गया तो मुझे लगा जैसे पिंकी खड़ी हो। एक पल तो मैं यूं भूल गया वह मर चुकी है, इसलिए जल्दी से उसके करीब आया था। लेकिन जैसे ही वो पलटी तो शिखा थी, लेकिन उसने कपड़े पिंकी के पहन रखे थी। बालों का जूड़ा भी उसी तरह का बना रखा था। मैं एकदम पीछे हो गया था। आंखें उसकी भी लाल थी। कहने लगी, नाश्ता क्या करोगे आप? मैंने कहा, जो करना होगा खुद बना लूंगा। मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाया था। नाश्ता करके मैं घर से बाहर चला गया था। रात को जब मैं वापस आया वह अभी भी पिंकी की मैक्सी पहने तैयार थी। उसे देखकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं ऋषभ को गोद में लिया, उसे प्यार करने लगा। शिखा ने टेबल पर खाना लगा दिया। कहने लगी, अमित मैंने खाना लगा दिया है। मैंने कहा, खाकर आया हूँ, मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? ये कहकर मैंने ऋषभ को गोद में लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाने से पहले एक नज़र पलटकर उसको देखा था, जो आज बिल्कुल शिखा कम और पिंकी ज्यादा लग रही थी। मैंने कहा, प्लीज दोबारा पिंकी बनने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, जब पिंकी दीदी का बच्चा मैं संभाल सकती हूँ, उनके घर में रह सकती हूँ, उनकी हर चीज में हकदार हो सकती हूँ, तो कपड़े पहनने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, ये जबरदस्ती का हक भी तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैंने वकील से बात कर ली है, कुछ दिन में डिवोर्स पेपर तैयार हो जाएगी, जान छूट जाएगी तुम्हारी मुझसे। इस जबरदस्ती के बंधन से तुम चली जाना अपने ऋषि के पास। मैं ये कहकर अपने कमरे में चला गया। उस रात ऋषभ को मैं अपने पास ही सुलाया था। रात के 2 बजे जब कमरे में दाखिल हुई तो मैं गहरी नींद में था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरी आंख खुली थी। मुझे लगा ऋषभ को लेने आई होगी, लेकिन वह रो रही थी। मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे देखा तो वह रो रही थी। मैं उठकर बैठ गया।
मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें सब ठीक तो है ना? कहने लगी अमित, मैं ऋषभ के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैंने कहा इसलिए तुम इतना रो रही हो? मैंने कहा ठीक है, ले जाओ ऋषभ को भी अपने साथ, बस इस बात का ख्याल रखना कि ऋषभ उसके साथ कोई भी ज्यादती ना करे। कल को अगर तुम्हारे बच्चे हो जाए और तुम्हें लगे तुम और ऋषभ को इंसाफ नहीं कर सकते तो मुझे एक बार कह देना, मैं ऋषभ को ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो मुझे एक टक देखे जा रही थी, फिर कहने लगी, और आप क्या करेंगे ऋषभ के बगैर? मैंने कहा पिंकी की यादें काफी हैं, गुजर जाएगी जिंदगी। काश के ये बात पहले समझ जाता। जबरदस्ती के रिश्तों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता तो तुमसे शादी भी न करता। अभी वो मेरे ही बेड पर बैठी रही, जबकि मैं उसकी समस्या उसके ख्वाहिश के हिसाब से हल कर चुका था। अब तो उसे उठकर चले जाना चाहिए था, लेकिन बेड पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी। मैंने कहा शिखा प्लीज मुझे सोना है, कल ऑफिस भी जाना है। अब तो तुम्हारी हर बात माननी है, अब क्या समस्या है? वह रोने लगी, कहने लगी, आपको पता नहीं कब समझ आएगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन फिर से तैयार थी। मैंने उसे देखा तो पूछने लगा, तुम कहीं जा रही हो? वो नाम में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा तो क्या ऋषि से मिलकर आ रही हो? मेरी बात पर वो हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने कहा अच्छा, क्या तुमने उससे बात कर ली? बस कल तक पेपर भी तैयार हो जाएंगे। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई, कहने लगी मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा अब क्या समस्या है, अब डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए? सब कुछ तो दे रहा हूँ तुम्हें, यहाँ तक कि अपना ऋषभ भी। तो कहने लगी सब दे रहे हो, लेकिन क्या अपनी मोहब्बत नहीं दे सकते? उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। कहने लगी जरूरी तो नहीं कि मैं ही स्वीकार करूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूं। मुझे समझ आ गया कि जो कुछ बीत चुका है उसमें आपकी गलती नहीं थी। मैंने उसके दोनों बाजू पकड़े और अपने सामने खड़ा किया। मैंने कहा मेरी तरफ देखकर कहो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मेरी हो, मुझ पर हक जमाओ, बिल्कुल पिंकी की तरह। ये कहकर उसे बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल चुका था। वह गुमसुम खड़ी थी, एक कदम आगे बढ़ती लेकिन झिझक कर रुक जाती। मैंने खुद ही उसे अपने सीने से लगाकर सारी दूरियां खत्म कर दिए थे। मैं जानता था एक लड़की के लिए पहला कदम बढ़ाना बड़ी मुश्किल काम होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।